हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी फॉरेंसिक मेडिसिन में दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, दैट इज़ जनरल टॉक्सिकोलॉजी एंड स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी। हम लोग इस वीडियो में जनरल टॉक्सिकोलॉजी की मार्किंग्स को कवर करेंगे। जो जनरल टॉक्सिकोलॉजी है इसको मैं मार्क नोट से करवाऊंगी और ये नोट्स जो हैं वो पारिख और एनआरए दोनों से मिला के बने गए हैं। तो इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको पारिख में मिल जाएंगे और कुछ पॉइंट्स आपको एनआरए में मिल जाएंगे। ठीक है, जो जनरल टॉक्सिकोलॉजी है इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉइजन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए टॉक्सिकोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है। फिर आपको टॉक्सिकोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पता होना चाहिए। जो टॉक्सिकोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो हमारे पास एक यूक्यू है। ठीक है, तो आपने इन ब्रांचेस को अच्छे से जो है वो एक दफ़ा देख लेना। इसमें से जौन सी ब्रांचेस यूक्यू हैं वो ये वाली 5 ब्रांचेस हैं, फोरेंसिक, क्लिनिकल, ऑक्यूपेशनल, एनवायरमेंटल एंड वेटनरी। ठीक है, जब भी आपको ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी लिखने के लिए आएगा तो आपने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन इज़ अ यूक्यू, आपने वो अच्छे से करनी है। फिर आपने देख लेना है कि टॉक्सिकोलॉजी की 2 कैटेगरीज होती हैं कि एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी होती है। फिर किस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, लीथल इफेक्ट्स होते हैं, सब लीथल इफेक्ट्स होते हैं, डैमेज किस किस तरह की कॉज हो सकती है, किस तरह का एक्सपोजर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक्यूट एक्सपोजर क्या होता है, सब एक्यूट, सब क्रॉनिक, और क्रॉनिक एक्सपोजर क्या होता है। फिर उसके बाद एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट इज़ कि फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी कौन से हैं, तो वो ये हैं। और फिला वाले आपने ये याद कर लेना, ये अक्सर वाइवा क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है और उसके अलावा एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रूट्स कौन कौन से होते हैं, फास्टेस्ट रूट कौन से हैं, आईवी है, और सबसे आईवी के बाद हमारे पास इनहेलेशनल रूट है। फिर उसके बाद ये ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, आपने ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी देख लेना है। फिर उसके बाद आपने एक्शन ऑफ पॉइजन देख लेना है कि लोकल एक्शन है, सिस्टेमिक एक्शन है, रिमोट एक्शन है, स्पेसिफिक है, किस तरह का एक्शन है। फिर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन में 2 तरह की क्लासिफिकेशन है जो आपको मेजरली आती होनी चाहिए। एक सिनकैम क्लासिफिकेशन है और दूसरी एक कीथ सिम्पसन वाली क्लासिफिकेशन है। सिनकैम के अंदर हमारे पास सी से करोसिव्स होते हैं। करोसिव्स जो है वो यूक्यू है। ठीक है, आपने ये अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद इरिटेंट्स हैं। फिर एक एमसीक्यू आ जाता है कि जब भी आप करोसिव्स को डाइल्यूट करते हैं तो वो इरिटेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। उसके बाद न्यूरोटिक्स हैं। न्यूरोटिक्स को न्यूरोट्रॉपिक्स भी कहते हैं। इसमें सेरिब्रल, स्पाइनल और पेरिफेरल होते हैं, ये भी हमारे पास यूक्यू है, तो आपने ये अच्छे से कर लेना है। फिर हमारे पास कार्डियक आते हैं, स्फेक्सियंट्स आते हैं और मिससेलेनियस आते हैं। ठीक है, अदर देन दैट जब हम स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी करेंगे और उसमें एट्रोपिन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आएगा, या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजन पढ़ेंगे तो तब हम लोग ये देखेंगे कि उसमें वो हमसे पूछते हैं कि एट्रोपिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, एट्रोपिनाइजेशन क्या होती है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो यूक्यू आती है, हम स्पेशल में भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कीथ सिम्पसन क्लासिफिकेशन, ये भी अलहदा से यूक्यू है, तो आपने अच्छे से देख लेना है। फिर उसके बाद ह्यूमन पॉइजनिंग की क्या मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है, आपने वो देख लेनी है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टॉक्सिसिटी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट यूक्यू है, आपने इसको अच्छे से जो है वो देख लेना है। इसमें सिर्फ इन्यूमिनेट करने के लिए भी आता है, यानी कि सिर्फ आपने ये जो पॉइंट्स हैं इनको एनलिस्ट भी करना होता है, और कभी कभी ये भी आता है कि आपने जो है इनमें से 5 जो फैक्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन भी करना होता है। तो ये यूक्यू है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये अच्छे से जो है वो देख लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये टॉक्सिसिटी रेटिंग चार्ट है, ये एज अ यूक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के तौर पे भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपने ये देख लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास आगे जो है जैसे कंडीशन ऑफ स्टमक है, इसके अंदर जो है वो हमारे पास थोड़े बहुत एमसीक्यूज आ सकते हैं। देखिए सारे आपने डिटेल में इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर से आपके पास एमसीक्यू पॉइंट्स जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, एज एंड मेच्योरिटी वाले में हमारे पास जो है ये कि आईवी क्लोरमफेनिकोल दे दें तो उसके बाद उससे आपको ग्रे बेबी सिंड्रोम हो सकता है, ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरह की छोटी छोटी बातें फार्मा में भी कवर करते हैं, पर हमने यहाँ टॉक्सिकोलॉजी में भी कवर करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि जो कैल्शियम है हमारे पास वो रिटार्ड कर सकता है टेट्रासाइक्लिन की एब्जॉर्प्शन को। फैटी फूड जो है वो ग्लिसोफल्विन जो कि एक एंटी फंगल है उसकी एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देता है। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस और सीरोटोनिन सिंड्रोम, ये वाली सारी चीज़ें हैं, ये एमसीक्यूज बन सकती हैं। उसके बाद इडियोसिंक्रोनेसी है, इसको हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी में भी कवर करते हैं, लेकिन ये हमारे पास फोरेंसिक का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, तो आपने इसको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये जितनी भी हमारे पास चीज़ें अंडरलाइंड है या हाईलाइटेड है, ये एमसीक्यूज़ हैं जो मुझे अपने अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट लगे थे कि एज एन एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये सारा कुछ देख लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो ड्यूटीज़ ऑफ डॉक्टर होती हैं। 3 तरह की ड्यूटीज़ होती हैं, देयर इज़ एथिकल ड्यूटीज़, क्लिनिकल ड्यूटीज़ एंड लीगल ड्यूटीज़। ठीक है, आपको तीनों ही ड्यूटीज़ आती होनी चाहिए। ठीक है, एथिकल ड्यूटीज़ जो है वो यूक्यू है, इसको आपने अच्छे से करना है। उसके अलावा लीगल ड्यूटीज़ जो हैं वो भी यूक्यू हैं। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो कि लाजमी आपने याद रखनी है, वो ये है कि सबसे पहला स्टेप इज़ यू नीड टू इन्फॉर्म दी पुलिस। ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीगल ड्यूटीज़ को, और आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना और सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना ही है। ठीक है, ये भी यूक्यू है, इसको आपने कवर कर लेना है। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग,
आप कैसे डायग्नोस करेंगे पॉइजनिंग के केस को इन अ लिविंग पर्सन एंड इन अ डेड पर्सन, ठीक है। तो डायग्नोसिस के लिए आपने देख लेना, ये आपको पारिक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, अदर देन दैट एनआरए तो आपने रीड करनी ही करनी है। फिर उसके बाद डायग्नोसिस इन डेड है। डायग्नोसिस इन डेड के अंदर जो है वो आपने हाइपोस्टेसिस यानी कि पोस्टमार्टम लिविडिटी जो है उसको कलर को लाजमी देखना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर आपको हाइपोस्टेसिस जो है वो ब्रिक रेड कलर का दिख रहा है तो साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है, आपको चेरी रेड दिख रहा है तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, येलोइश कलर का दिख रहा है तो फॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो सकती है, एंड मैनी मोर, ठीक हो गया। उसके अलावा ओडोर्स आ सकती हैं, ये भी एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास केमिकल एनालिसिस है कि केमिकल एनालिसिस के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते हैं। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑस्पी का क्वेश्चन, वाइवा क्वेश्चन, एससीक्यू हर लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपने ये बताना होता है कि जो भी आप स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं उन स्पेसिमेन को आपने 4 या 5 बॉक्सेस में जो है वो फिल करना है। तो अब हर बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ पड़ी होगी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि कुछ केसेस के अंदर, पॉइजनिंग के केसेस के अंदर पॉइजन डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाता। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, तो आपने ये देख लेना कि वो ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें पॉइजन जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे रीड्स क्लासिफिकेशन है, आपको पता होना चाहिए कि रीड्स क्लासिफिकेशन क्या होती है। उसके बाद सेंट्रल पेन स्टिमुलस हो गया, रेस्पिरेटरी स्टेटस हो गया, ये सारी चीज़ें जो आपने चीज़ें नोट करनी है वो कौन कौन सी हैं। जनरल मैनेजमेंट ऑफ अ पॉइजनिंग केस एक यूक्यू है कि अगर एक पॉइजनिंग का केस आ गया तो आप उस पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे या उस पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा कोमा कॉकटेल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट यूक्यू और वाइवा क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, या आपने अच्छे से याद करना है, कोई पॉइंट इसका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में से अक्सर कोई ना कोई एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन पेशेंट्स, इसमें आते हैं हमारे पास 2 तरह के पेशेंट्स, ठीक है, या 2 तरह के ट्रीटमेंट्स। एक होते हैं अनअब्जॉर्ब पॉइजन्स के लिए और एक होता है अब्जॉर्ब पॉइजन्स के लिए। ये लास्ट टाइम का यूक्यू भी है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है कि अनअब्जॉर्ब पॉइजन्स के लिए कौन सा और एब्जॉर्ब पॉइजन के लिए कौन सा। पहले हम लोग अनअब्जॉर्ब देख रहे हैं। अनअब्जॉर्ब के अंदर हमारे पास जो मेथड्स आते हैं वो आती है हमारे पास एमएसएस, एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़, गैस्ट्रिक लेवाज जिसको स्टमक वॉश भी कहते हैं, और कैथारसिस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एमएसएस होती क्या है, एमएसएस में आप कौन सी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ये कैसे एक्ट करती है, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक हो गया। अगर आपको इमीडिएटली कोई 1 से 3 मिनट के अंदर ड्रग चाहिए तो आप कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे वो। उसके अलावा एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो ये है कि हम लोग कभी भी एमएसएस के लिए सॉल्ट सोल्यूशन को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन को यूज़ कर लें तो पेशेंट की डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रीज़न इसकी है जो सॉल्ट सोल्यूशन है ये हमारे पास सीएनएस के ऊपर जाके एक्ट करता है। जब ये सीएनएस के ऊपर जाके एक्ट करता है तो हमारा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो सेल से बाहर आ जाता है और सेल श्रिंक कर जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाते हैं और इवेंचुअली थ्रोम्बोसिस हो जाती है और फिर डेथ हो सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास गैस्ट्रिक लेवाज। गैस्ट्रिक लेवाज हर लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूक्यू है, ये वाइवा क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपने इसको हर लिहाज से और अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को इस पे कवर करना है, ठीक हो गया। इसमें इंडिकेशन इसका यूक्यू है, इसकी डेफिनेशन यूक्यू है। अक्सर वाइवा में पूछ लेते हैं अडल्ट के लिए कौन सी ट्यूब यूज़ होती है, चाइल्ड के लिए कौन सी ट्यूब यूज़ होती है, ठीक है। पोजीशन क्या होती है पेशेंट की। फिर प्रोसीजर भी यूक्यू है, आपको पूरी डिटेल आती होनी चाहिए। एमसीक्यू में अक्सर पूछ लेते हैं कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, साइफन ऑफ टेक्निक यूज़ करते हैं, ये वाली चीज़ें। फिर उसके बाद ये वाला एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि आपने कब तक पेशेंट को स्टमक वॉश करना होता है, उसका कौन सा स्टमक वॉश का पोर्शन आपने जो है वो प्रिजर्व करना होता है, फर्स्ट स्टमक वॉश को प्रिजर्व करना होता है, कौन कौन से आप फ्लूइड्स यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टमक वॉश। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आपने ये लाजमी कर लेनी है। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी यूक्यू है, आपने ये भी लाजमी कर लेनी है। और उसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो वाइवा क्वेश्चन ये है कि इंजेक्टेड पॉइजन के केस के अंदर जो है वो हमारे पास स्टमक वॉश का कोई फ़ायदा नहीं होता है, बट देयर इज़ दिस पॉइजन दैट इज़ ओपियोइड्स या ओपिएट्स, ठीक है, जिसको अगर आप इंजेक्ट भी करते हो तो भी उसका स्टमक वॉश करने का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि ये जो पॉइजन है ये दोबारा से हमारे पास रीएक्सक्रीट कर जाता है इनटू दी स्टमक, ठीक है, और फिर जब आप ऑब्वियसली स्टमक वॉश करोगे तो वो रिमूव आउट हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, आपने इसका ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल है, उसकी डेफिनेशन, उसकी फॉर्मेशन, ठीक है, वो कैसे बना है, ये वाली सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स वाइवा क्वेश्चन के लिहाज से, यूक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके यूजेस क्या हैं, उनको किस जगह पे यूज़ करते हैं, यानी कि कब यूज़ करते हैं, इंडिकेशंस उसकी, आप कैसे उसको एडमिनिस्टर करते हो, उसकी स्लरी बनानी है एंड वो वाला सारा स्टफ। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको ये पता होना चाहिए इसकी डोज क्या है,
इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। अदर देन दैट आपको इसकी डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस आपको पारिख में और एनआरए में लिखी मिल जाएंगी, इन दोनों में से एक बुक में, तो आपने वहाँ से इसकी डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों ही जो है वो नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद कैथार्टिक्स आते हैं। कैथार्टिक्स की क्या एडवांटेज होती हैं, होते कौन से हैं, इनकी इंडिकेशन क्या होती है, यानी कि कब यूज़ करना होता है। फिर आ जाते हैं एंटीडोट्स के ऊपर। जो एंटीडोट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूक्यू है कि एंटीडोट होता क्या है, इसको आपने यूज़ कब करना होता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडोट एनालिस्ट करने के लिए भी आती है और अलग-अलग हर क्लासिफिकेशन को बताने के लिए भी आता है कि इसकी डिटेल बताएं। और एमसीक्यू में कोई सिनेरियो लिख दिया जाता है और फिर बता देते हैं कि ये वाला एंटीडोट यूज़ किया था, तो अब आप ये बताएं कि एंटीडोट किस क्लास से बिलोंग करता है। तो आपने ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बतानी होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास फिजिकल एंटीडोट आते हैं, उसके अलावा केमिकल एंटीडोट आते हैं, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स आते हैं जिनको फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास डिस्पोजिशन एंटीडोट आता है, ये भी एक अलग से यूक्यू है, ये आपको आना चाहिए। यूनिवर्सल एंटीडोट, उसकी कंपोजिशन इज़ अ यूक्यू, वो आपको आती होनी चाहिए। फिर एक एमसीक्यू होता है कि यूनिवर्सल एंटीडोट में जो टैनिक एसिड है वो हिपैटोटॉक्सिक होता है, ठीक है। तो ये वाला एक आ जाता है। अब हम लोग यूनिवर्सल एंटीडोट को क्यों नहीं यूज़ करते, रीज़न पूछ लेते हैं वाइवा में। चिलेटर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेते हैं, एग्जांपल्स क्या हैं चिलेटर्स की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि BAL जो होता है वो हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है लिवर डैमेज वाले पेशेंट्स में। EDTA जो है वो रीनल डैमेज के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। पेंसिलिन जो है वो, पेंसिलामीन जो है उसको हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम लोग उसको विल्सन्स डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी पिक कर लेना है। फिर आता है मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। पहले हमने अनएब्जॉर्ब पढ़े थे, अब हम लोग एब्जॉर्ब देख रहे हैं। जो एब्जॉर्ब है उसके अंदर आपने इनके नाम देख लेने हैं अच्छे से, ठीक है। और आपको हल्का हल्का जो है इनका प्रोसीजर भी आता होना चाहिए। सिंस लास्ट ईयर ये UQ आया तो आप इसकी डिटेल जो है उसको भी एक दफ़ा जो है वो अच्छे से कवर लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने ये सारी टेक्निक्स देख लेनी है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास बस जनरल टॉक्सिकोलॉजी में यही सब कुछ है। आप एंड पे ये चीज़ें लिखी हैं, दीज आर जस्ट कि आपके जनरल सपोर्टिव मेजर्स कौन से हैं जो आपने हर पेशेंट में ही करने हैं, ठीक है। और जनरल सिम्टम्स हैं लाइक सीजर्स हो रहे हैं किसी को, या उसकी सर्कुलेशन गिर रही है, या पेन में है तो आप उसको जनरली कौन सी ड्रग्स दे देंगे। पेन में है तो मॉर्फिन दे दिए, सीजर्स हो रहे हैं या कन्वर्जन्स हो रही हैं तो डायज़ेपाम, बार्बिचुरेट्स वगैरह दे दिए, ठीक हो गया। डिहाइड्रेशन के लिए कौन सी ड्रग दे दी, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। तो आपने ये सारी चीज़ें जो है वो कवर कर लेनी है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई आपको सवाल पूछना हुआ तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू।